हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो ये एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने दो प्रॉपर्टीज़ देखा, दैट इज़ हैलोजिनेशन एंड कंबशन। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड द लास्ट थ्री प्रॉपर्टीज़ आर पायरोलिसिस, एरोमेटाइजेशन एंड आइसोमराइजेशन। तो हम ये तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। एंड ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सीबीएसई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लाइक हेलोजिनेशन एंड कंबशन। मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इन तीनों रिएक्शन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे ब्रीफली। देन वील गो ऑन टू कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन, और वो एल्केन्स का लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए पहले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम तीन प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं एल्केन का, और हम शुरुआत करते हैं पायरोलिसिस ऑफ एल्केन से। तो पायरोलिसिस ऑफ एल्केन का मतलब क्या है? इसका मतलब है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन। थर्मल से क्या आपको पता चलता है? हीट। मतलब हम हीट अप्लाई करेंगे ज़्यादा एंड इसका डिकम्पोजिशन होगा, मतलब मेंबर्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए चलिए पहले थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। मान लीजिए कुछ एल्केन है जैसे C6H14 कुछ, तो इसमें होगा क्या, या तो हम कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ देंगे, कार्बन कार्बन का, या फिर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ देंगे। अब किस केस में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, किस केस में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। तो देखिए एक एग्जांपल पहले बता देता हूँ। तो मान लीजिए एक एल्केन ले लेते हैं हम लोग C6H14 एंड इसका पायरोलिसिस करवाएंगे। अब मैं आपको रिएजेंट बताऊंगा थोड़ी देर में कि किसके प्रेजेंस में किस टाइप का पायरोलिसिस होगा। तो C6H14 का पायरोलिसिस करवाने के बाद क्या क्या हो सकता है? या तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और कहीं से भी ब्रेक हो सकता है। कोई भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। इसके कितने कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। और एक और चीज़, इसमें क्या होगा, पायरोलिसिस जब भी करवाएंगे और बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एल्केन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? उससे छोटे एल्कीन्स में, या फिर उसके इक्वल। अगर 6 कार्बन का है तो कैसे कन्वर्ट होंगे? उससे कम में, या तो C5H10 हो जाए, C6H12 भी बन सकता है। तो चलिए हम हाइयर से चालू करेंगे, देन वी गो ऑन टू लोअर। तो C6H14 किस में कन्वर्ट हो सकता है? पहले एल्केन था, पायरोलिसिस करवाने के बाद ये एल्कीन बन गया C6H12, और उसमें से और बाकी H2 निकल जाएगा। इसमें CH बॉन्ड हमने ब्रेक किया। और क्या फॉर्म हो सकता है? एक एल्केन ये भी फॉर्म हो सकता है कि C4H8, ओके। एंड और क्या होगा फिर? एक एल्कीन बच जाएगा शॉर्टर वाला, क्या? C2H6। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं पायरोलिसिस में। तो ये तो एक एग्जांपल था। अब आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक बताता हूँ कि कब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड कब कार्बन कार्बन का। तो चलिए अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड कब ब्रेक होगा एंड कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कब ब्रेक होगा। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड तब ब्रेक होगा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें हीट कितना चाहिए, ओके। तो दोनों ही, या तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना है या फिर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, दोनों में हीट चाहिए आपको 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब 773 केल्विन उतना। इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। और इसका मैकेनिज्म क्या होगा? रेडिकल मैकेनिज्म। हम जब भी ज़्यादा हीट अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर का मैकेनिज्म रेडिकल मैकेनिज्म से ही होता है, मतलब CC रेडिकल में टूट जाता है, लाइक दिस। ऐसे ही इसमें भी, ओके। सो CC बॉन्ड कब ब्रेक होगा, किसके प्रेजेंस में ब्रेक होगा? तो जब हम पायरोलिसिस करवाएंगे। और CC बॉन्ड कब ब्रेक होगा? जब हम ऑक्साइड्स लेंगे रिएजेंट में, जब हम Al एल्यूमिनियम, जिंक या फिर सिलिका के ऑक्साइड्स लेंगे तब CC बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके। जब हम इन तीनों के ऑक्साइड्स लेंगे तब CC बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके। एंड फिर CH बॉन्ड कब ब्रेक होगा? CH बॉन्ड तब ब्रेक होगा जब हम क्रोमियम Cr एंड मोलिब्डेनम, इन तीनों के अगर हम ऑक्साइड्स लेंगे देन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओके। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस याद रखना है कि अगर इन तीनों के ऑक्साइड्स दे दिए गए Al Zn सिलिका का, तब हमको कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना है। एंड अगर इन तीनों के ऑक्साइड्स दे दिए तब हमको कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो चलिए अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एरोमेटाइजेशन। ये प्रॉपर्टी चलिए हम देखते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन प्रॉपर्टीज को कौन से एल्केन्स दिखाएंगे, या तो 6 मेंबर वाले या 6 से ज़्यादा, 6 से कम वाले, 6 कार्बन से कम वाले एल्केन्स इसको नहीं दिखा सकते। मतलब मिनिमम C6H14 या फिर इससे ज़्यादा एल्केन्स वाले ही इस रिएक्शन को कर सकते हैं। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका रिएजेंट कौन कौन सा है, किसकी प्रेजेंस में एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो सकता है। तो एक हो गया आपका Cr2O3 के प्रेजेंस में हो सकता है, या फिर V2O5 के प्रेजेंस में हो सकता है, या फिर और किसके प्रेजेंस में हो सकता है, Al2O3 के प्रेजेंस में हो सकता है, और किसके प्रेजेंस में हो सकता है, MO2, ये मोलिब्डेनम। ओके, MO2O3 के प्रेजेंस में हो सकता है। तो ये 4 रिएजेंट्स हो गए, इनके प्रेजेंस में एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होता है। ये आपको नोट डाउन करना है। प्रेशर एंड टेम्परेचर कितना चाहिए एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के लिए, तो प्रेशर जो है वो 10 to 20 एटमॉस्फेयर। ओके, एंड प्रेशर जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस। तो इन कंडीशंस में एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो सकता है। कितने कंडीशंस हो गए आपके, एक प्रेशर का कंडीशन हो गया, एक टेम्परेचर का कंडीशन हो गया, इन रिएजेंट के प्रेजेंस में एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होगा, एंड मेन पॉइंट 6 और मोर कार्बन्स शुड बी देयर फॉर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए अब मैं आपको एरोमेटाइजेशन रिएक्शन समझाता हूँ कि क्या होता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, C6H14 का ही एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। तो मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ। ओके, दिस इज C6H14। इसको मैंने ऐसा क्यों बताया है, क्योंकि एरोमेटाइजेशन एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी से मैं कर सकता हूँ। तो इसका भी रेडिकल मैकेनिज्म की तरह ही होता है। एंड रिएजेंट कौन कौन से थे, Cr2O3, Al2O3, MO2O3 या V2O5। ओके, तो मैं उन कंडीशंस जो मैंने आपको बताया था उसी के प्रेजेंस में एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो होता कैसे, देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन था इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन था, दोनों का बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, तो यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होगा इस कार्बन का, एंड यहाँ पे भी C का रेडिकल फॉर्म होगा। एंड तो इससे फॉर्म क्या होगा, देखिए आपका सीधा साइक्लोहेक्सेन एक फॉर्म हो जाएगा। ओके, एंड इसमें से क्या निकल जाएगा, H2। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक H रेडिकल निकला था, यहाँ से एक H रेडिकल, एंड दोनों मिलके बना लेंगे H2। ओके, अब क्या होगा, ये जो अपने पास साइक्लोहेक्सेन आया है ना, उसका क्या होगा, देखिए ये रेडिकल में, ये यहाँ पे रेडिकल बनेगा, H रेडिकल में निकल जाएगा, सॉरी मतलब ये जो C रेडिकल बनेगा यहाँ से भी H रेडिकल निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी C रेडिकल बनेगा, H रेडिकल निकल जाएगा, यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा, एंड यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा। तो ऑब्वियसली ये किस में बन जाएगा, देखिए ये कुछ इसमें, यहाँ पे देखिए ये किस में बन जाएगा, बेंजीन में। रेडिकल निकलने के बाद देखिए C रेडिकल मिलकर बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो देखिए 3 डबल बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ से बेंजीन, एंड और किससे, ये देखिए कितने H2 निकलेंगे, 3 H2। जितने सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो रहे हैं उतना ही H2 निकल जाएगा। एंड प्रीवियसली भी एक H2 निकला था। तो फाइनली क्या बनता है अपना, एक तो ये बेंजीन बनता है, एंड एक आपका 4 हाइड्रोजन्स। ओके, 4 H2 ये निकल जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, अगर हमको यहाँ से देखिए ये बेंजीन बना, अब अगर आपको टोलीन बनाना है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर टोलीन बनाना है तो हम C7H16 ले लेंगे। ओके, एंड वहाँ से आपको बन जाए, वहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, टोलीन, एंड विथ सम H2 मॉलिक्यूल्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एल्केन का। फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं एल्केन की, एंड दैट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। एंड इसके रिएजेंट क्या है, इसके रिएजेंट है एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl, मतलब इसकी प्रेजेंस में आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है। तो चलिए अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। फिर से हम C6H14 को ही लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका C6H14। इसमें मैं एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl डालूंगा तो क्या होगा, इसके आइसोमर्स फॉर्म हो जाएंगे। कैसे हो सकते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाए, एक ये हो सकता है, और कैसा हो सकता है आइसोमर, या तो ऐसा हो जाए। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने आपको तीनों बताया है ना प्रॉपर्टीज, क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, पायरोलिसिस, आइसोमराइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन, ये तीनों ही रेडिकल मैकेनिज्म के मतलब से होता है, रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। तो अगर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, देखिए यहाँ इसके तो बहुत सारे आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, ये तो आपको पता ही है कि बहुत सारे आइसोमर्स आप इसके बना सकते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट्स ही आपको याद रखना है। देखिए
रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रेडिकल बीच में मैकेनिज्म में बनता होगा। देखिए मैकेनिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, जेईई हो या नीट हो या सीबीएसई हो, मैकेनिज्म इनका इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होता होगा, मैकेनिज्म में रेडिकल फॉर्म होता होगा, तो रेडिकल किससे स्टेबलाइज होता है, कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। ओके, 3 डिग्री वाला। क्यों? क्योंकि वहां से ज़्यादा प्लस आई मिलता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट्स वही होंगे जहां पे ज़्यादा प्लस आई होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी ज़्यादा प्लस आई हो सकता है क्योंकि 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। ओके, तो आपको वही मेजर प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, जो मतलब आपको प्रोडक्ट्स कौन से शो करने हैं, जो कि मेजर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। देखिए रेडिकल मैकेनिज्म से होगा तो आपको सोचना है रेडिकल कहाँ स्टेबलाइज होगा। आपको मैकेनिज्म याद रखने नहीं रखना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि मैकेनिज्म में रेडिकल बनेगा एंड रेडिकल स्टेबलाइज होता है ज़्यादा प्लस आई से, तो उसी टाइप का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। ये आपको सिर्फ आइसोमराइजेशन में नहीं बल्कि तीनों रिएक्शन के लिए याद रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है इन तीनों रिएक्शन में बहुत सारे बन सकते हैं। ओके, आपको मेजर प्रोडक्ट ही शो करना है एंड मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, देखिए मेजर प्रोडक्ट वही होगा जो रेडिकल, जिसके मैकेनिज्म में रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा एंड वो प्लस आई से स्टेबलाइज होता है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बताया एल्केन का, दैट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन एक हो गया, देन एक एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया मैंने आपको, एंड एक पायरोलिसिस, जो तीनों ही रेडिकल मैकेनिज्म से ही गो थ्रू होता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बताया एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी, ये जो है आपके लिए कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी पूछा नहीं जाएगा एंड किसी भी एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, जेईई में भी नहीं है, नीट में भी नहीं है, एज वेल एज सीबीएसई में भी ये नहीं है सिलेबस में। तो आप उनके बारे में चिंता ना करिए, बस इन प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं आपको कन्फॉर्मेशंस के बारे में बताऊंगा एल्केन के, जिसमें मैं आपको शॉहर्स प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगा एंड उन दोनों का कन्वर्जन भी बताऊंगा। तो वो एल्केन्स का लास्ट वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे।